खुशामदीद व्यूअर्स, मैं हूं शकील आलम। एक दफ़ा फिर से आपको अपने चैनल केमिस्ट्री इनसाइडर में खुशामदीद कहता हूं। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूं। आज का टॉपिक है हमारा अल्काइल हैलाइड्स। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर हमारे पास एन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर हमें ये दिया गया हो तो हम इसको रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, और फिर उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे क्या प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं और उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बेसिकली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो अब कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो मेरे पास बेसिकली प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, CH3 CH2 CH2 MgBr। तो जब मैं इसमें CO2 को ऐड करूँगा तो ये बात याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन से हमारे पास एक कार्बन जो है वो मॉलिक्यूल में इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे 4 कार्बन जो है वो हो जाएंगे एक्चुअली। तो मुझे जो यहाँ पे पहले स्टेप में प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2 CH2, ये कार्बन अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर, ये पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये मैग्नीशियम पे अटैक कर देगा और इसके नतीजे में C डबल बॉन्ड O MgBr मिल जाएगा। और जब हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसमें प्रोटॉन वाटर की मौजूदगी में ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमें ये 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो मेरा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म। कौन सा फैक्टर है जो SN1 मैकेनिज्म को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। SN1 मैकेनिज्म हमें पता है कि ये एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें पहला स्टेप जो है उसमें अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है और टर्शरी कार्बोकैटाइन हमें मिलता है। ये पहला स्टेप है जिसमें टर्शरी कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर किसी भी एक डायरेक्शन से अटैक कर देता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर जो है वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। पहला है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी हमारे रिएक्शन को इफेक्ट करेगी, उसकी बेसिस पे ही हमारे आयोनाइजेशन होनी है। जो सॉल्वेंट है तो वो रोल प्ले करेगा। जो सॉल्वेंट की वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो हमारे रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर सकती है। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, डेफिनेटली जो लिविंग ग्रुप है जिसने लेफ्ट करना है, जितना वो लिविंग ग्रुप जो है वो स्टेबल होगा उतना आसानी से कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप भी इफ़ेक्ट करती है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की नेचर ये इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब कार्बोकैटाइन बन जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल ने उसके बाद अटैक करना है। तो ये हमारे रिएक्शन के मैकेनिज्म को, रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए हमारे पास फिर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो SN2 मैकेनिज्म को इफ़ेक्ट नहीं करता। तो SN2 मैकेनिज्म में हमें पता है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और वो अटैक कर देता है हमारे अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर, जो कि नॉर्मली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, और बैक साइड से अटैक होता है और सिंगल स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिप्लेस कर देता है हमारे लिविंग ग्रुप को। तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है इसकी नेचर एज सच कोई रोल प्ले नहीं करती रिएक्शन के मैकेनिज्म में, रिएक्शन की स्पीड में। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इसकी नेचर जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस इफ़ेक्ट करेगी डेफिनेटली। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी तो उससे हमारे रिएक्शन का मैकेनिज्म वेरी होता जाएगा। सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी इफ़ेक्ट करती है। जब भी हम लोग SN2 रिएक्शन करवाते हैं तो इस केस में हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो उससे रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो सकता है। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप ये इफेक्ट नहीं करेगी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द एफिनिटी ऑफ अ बेस फॉर कार्बन। तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। ये हमारे पास अगर एक हाइड्रोक्साइड आइन है, ये बेस होगा अगर ये अटैक करता है H पॉजिटिव के ऊपर, और ये न्यूक्लियोफाइल होगा अगर ये अटैक करता है कार्बन पॉजिटिव के ऊपर।
तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त हो गई कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी भी बेस की कार्बन पे अटैक करने की सलाहियत है। दूसरा पॉइंट है SN2 रिएक्शन का रेट जो है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा अटैकिंग ग्रुप के, तो डेफिनेटली ये भी दुरुस्त है। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि SN2 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा ऑप्शन है फ्लोराइड आयन ज़्यादा रिएक्टिव होगा रिप्लेस करने में किसको, आयोडाइड आयन को क्लोराइड के मुकाबले में। तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड आयन की जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है वो क्लोराइड से थोड़ा है, क्लोराइड का ब्रोमाइड से थोड़ा है और ब्रोमाइड का आयोडाइड से थोड़ा है। तो स्टेटमेंट में बोला गया कि फ्लोराइड आयन इज़ मोर रिएक्टिव, तो फ्लोराइड आयन मोर रिएक्टिव नहीं होगा क्लोराइड के मुकाबले में। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट और ये करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शंस। इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन पे देखें तो ये टर्शरी जो है ये अमाइन है, जिसमें टर्शरी कार्बन जो है वो हमारे पास मौजूद है। अगले पे अगर हम चलें तो हमारे पास जो है ये सेकेंडरी कार्बन है और उससे अगले में भी हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है। तो यहाँ पे हमें पता है कि कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होनी है SN1 में, और टर्शी कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे आसानी से बनता है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन अल्फ़ा होगा, जबकि बाकी बीटा और चार्ली दोनों में सेकेंडरी कार्बोकैटाइन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रोटिक सॉल्वेंट है। हमने बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जो कि प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट को बोलते हैं जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन देने की सलाहियत हो, जैसे कि वाटर एक प्रोटिक सॉल्वेंट है क्योंकि ये हमें H पॉजिटिव आयन दे सकता है। तो इनमें से कोई भी ऐसा सॉल्वेंट नहीं है जो हमें H पॉजिटिव आयन दे सके। ये सारे के सारे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं जो H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकते। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव टर्शरी अल्कोहल्स व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार रिएजेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल देगा। तो ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसीटल्डिहाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फॉर्मेल्डिहाइड जब भी रिएक्ट करेगा तो ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड एसीटल्डिहाइड जब भी रिएक्ट करेगा तो ये हमें सेकेंडरी अल्कोहल देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी रिएक्शन करेगा तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। टर्शरी अल्कोहल बनवाने के लिए हमें कीटोन्स की ज़रूरत होती है, तो कीटोन यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डेल्टा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड बेसिकली क्या चीज़ है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। तो अगर हम नंबरिंग देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग होगी, तो ये हमारे पास बनेगा 3 क्लोरोप्रोपीन। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रांजिशन स्टेट ज्योमेट्री इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसकी क्या ज्योमेट्री होगी। तो हमें पता है कि ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कार्बन इस न्यूक्लियोफाइल को इनफ स्पेस देने के लिए कि वो अटैक कर सके, ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को कन्वर्ट कर लेती है sp3 से sp2 में, और ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो है ये क्या कर लेती है, डेवलप कर लेती है, जिससे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप दोनों आसान हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है। तो अच्छा लीविंग ग्रुप हमेशा वो होगा जो वीक बेस होगा। एक अच्छे लीविंग ग्रुप का करैक्टर हमेशा क्या होता है, वो एक वीक बेस होता है, जबकि एक बुरा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बीटा वीक बेस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 11 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए E1 के लिए दुरुस्त है। E1 रिएक्शन रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग बेस टू टेक प्लेस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त नहीं है। E1 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का होना कोई लाजमी कंडीशन नहीं है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आर गुड सबस्ट्रेट फॉर E1 रिएक्शन। प्राइमरी और सेकेंडरी E1 रिएक्शन नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। तो E1 रिएक्शंस अकर ड्यूरिंग द सॉल्वोलाइसिस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। E1 रिएक्शन में हमेशा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पहले उनकी सॉल्वोलाइसिस होती है, वो आयोनाइज होते हैं, कार्बोकैटाइंस हमें मिलते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 12।
कौन सी प्रोडक्ट बनेगी जब हम रिएक्शन का ये सीक्वेंस देखेंगे। ब्यूटाइल ब्रोमाइड सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करेगा और फिर हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो अगर मैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखूँ CH3 CH2 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 Br, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम साइनाइड के साथ, जिसका रिजल्ट क्या होगा, हमें मिलेगा CH3 CH2 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 CN। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, साथ में सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अब हमने सायानो ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो जब हम सायानो ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये सायानो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मुझे 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये मिल जाएगा, दैट इज़ पेंटानोइक एसिड। तो ये बात याद रखिए, जब भी कार्बन को हमने बढ़ाना होता है तो या हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं या सायानो ग्रुप ऐड कर देते हैं और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो फिर मेरे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पेंटानोइक एसिड, दैट इज़ चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 13 नंबर, द रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल विद HCl एट रूम टेम्परेचर गिव्स। अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, हम उसका HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ HCl के साथ। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये रिप्लेस होकर वाटर बन जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आके लग जाएगी और मुझे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है ये प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि ब्रोमोइथेन के पोटाशियम साइनाइड और फिर रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट से मिलेगा। तो मेरे पास ब्रोमोइथेन CH3 CH2 Br, मैं इसकी क्या करता हूँ, पहले पोटाशियम साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाता हूँ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में मुझे इथाइल साइनाइड मिल जाएगा। और फिर अब मैंने इसकी क्या करवानी है, इस कंपाउंड की रिडक्शन करवानी है। तो जब रिडक्शन करवाई जाती है तो सायानो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में। तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। तो मेरे पास ये प्रोपाइल अमाइन जो है ये बन जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, चार्ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि सायानो ग्रुप की अगर ऑक्सीडेशन करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर रिडक्शन करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो ग्रुप में। एक कार्बन का इजाफा होता है, तो सायानो ग्रुप की मदद से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनवा सकते हैं, अमाइन भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 15, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये एरोसोल प्रोपेलेंट्स के तौर पर रेफ्रिजरेटर में से यूज़ होते हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि इन कंपाउंड्स की केमिकल इनर्ट नेचर को एक्सप्लेन करती है। तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज़ लार्ज, यस, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और यही वजह है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इनर्ट नेचर शो करते हैं। लो पोलैरिटी नहीं, इसकी बहुत पोलर नेचर होती है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमें 1,2-डाइब्रोमो-3 क्लोरोप्रोपेन, जिसको हम DBCP बोलते हैं, ये बनवाना है, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड्स में अर्थवॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त होगी जो कि इस कंपाउंड की सिंथेसिस को एक्सप्लेन करेगी, दैट इज़ DBCP। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए मेरे पास पहला ऑप्शन है ब्रोमीन और क्लोरीन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो होगी, क्योंकि हमें 1,2-डाइब्रोमो बनवाना है, तो मुझे इन दो जो है वो कार्बन्स के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करवानी है ब्रोमीन के केस में। तो ब्रोमीन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करता, उसके लिए हमें हीट करना पड़ता है, तो कंडीशन मेंशन नहीं है, तो ये रिएक्शन हम इस तरीके से नहीं करवा पाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगले पे चलते हैं। CH3 CH Br CH2, इसमें 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन है, इसमें क्लोरीन ने करवानी है, तो इसके लिए भी हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। विदाउट सनलाइट ये प्रोसेस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब यहाँ पे ये रिएक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकव रूल फॉलो होगा और क्लोरीन जाके कहाँ पे लग जाएगा, सेकंड नंबर वाली कार्बन पे, जिसके नतीजे में हमें हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 1,2-डाइब्रोमो-3 क्लोरोप्रोपेन नहीं मिलेगी। मुझे क्लोरीन को कहाँ पे लगवाना था, इस पोजीशन पे, ताकि 3 क्लोरो मिल सके, लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकव रूल फॉलो होगा, तो Cl यहाँ पे लग जाएगा। तो यही वजह है कि ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। तो मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो कंपाउंड इज लीस्ट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव द प्रोडक्ट इंडिकेटेड। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि सबसे मुश्किल से हाइड्रोलाइज होगा और उसकी क्लोरीन जो है वो OH के साथ रिप्लेस होगी। तो सिंपल हाइड्रोक्साइड का हमने अटैक करवा के क्लोराइड को रिप्लेस करवाना है, तो कौन सा सबसे मुश्किल से होगा, तो वो मेरे पास ऑप्शन है फिनाइल क्लोराइड। क्यों,
क्लोरोबेंजीन के केस में यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन जब रिंग के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाएगा, बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा, लेंथ में कमी आ जाएगी और इस वजह से क्लोरीन की रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यही वजह है कि चार्ली जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इथीन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवा के हमने इथीन बनवाना है। ये रिएक्शन है मेरे पास CH3 CH2 Cl या Br है, यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड है तो Cl लिख देते हैं और हम इसका बीटा एलिमिनेशन करवानी है। तो बीटा एलिमिनेशन के लिए जो लाजमी कंडीशन है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH होना चाहिए, ये लाजमी कंडीशन है। तो इससे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है ये मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक्वस KOH लगा देंगे तो एक्वस KOH क्या करेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के ये हमें क्या दे देगी, इथाइल अल्कोहल। तो हमें अल्कीन बनवाना है तो उसके लिए फिर अल्कोहलिक KOH चाहिए, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट। जब एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो ये एक चेन प्रोसेस है जिसमें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3Br इथाइल, मैं मिथाइल ब्रोमाइड ले लेता हूँ, इसका अमोनिया से रिएक्शन करवाता हूँ। तो पहले स्टेप में मुझे मिल जाएगा CH3NH2। क्योंकि एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड है तो अगले स्टेप में फिर से CH3Br रिएक्शन करेगा और मुझे मिल जाएगा CH3NH CH3। अगले स्टेप में फिर से रिएक्शन होगा, CH3Br रिएक्शन करेगा और मुझे मिल जाएगा CH3, सेंटर में नाइट्रोजन आ जाएगी, नाइट्रोजन CH3 CH3 और इसके बाद एक दफ़ा फिर से ये रिएक्शन होगा CH3Br और अब जो लोन पेयर है बेसिकली ये अटैक कर देगा और इसके नतीजे में क्वार्टरनरी मिथाइल अमोनियम आइन जो है ये बन जाएगा, क्वार्टरनरी मिथाइल अमोनियम आइन। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगी इस रिएक्शन की जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डेल्टा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड विद रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप। पोलैरिटी की बेस पे रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्काइल हैलाइड का क्या होगा, तो पोलैरिटी की बेस पे अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो वो मोस्ट पोलर बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन, फिर उसके बाद कार्बन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा। यहाँ पे ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर जो है वो अल्काइल हैलाइड का ये होता है, ओवरऑल ऑर्डर भी ये है, बॉन्ड एनर्जी की बेस पे भी यही है, बॉन्ड एनर्जी की अगर आप बात करें। बट यहाँ पे क्योंकि बोला गया पोलैरिटी की बेस पे, तो पोलैरिटी की बेस पे फिर हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थायोनाइल क्लोराइड रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड से किस कंडीशन में, तो थायोनाइल क्लोराइड जो है ये पिरिडीन की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा SOCl2 और उसके नतीजे में हमें अल्कोहल से रिएक्शन होगा तो अल्काइल हैलाइड जो है वो मिल जाएगा ROH प्लस SOCl2 तो गिव्स अस RCl। किसकी मौजूदगी में, पिरिडीन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और साथ में हमें SO2 और HCl जो है वो प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। और ये रिएक्शन जो है मैं आपको मज़ीद ये भी बताता जाऊँ कि ये बेस्ट मेथड है प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के लिए। बेस्ट मेथड क्यों, क्योंकि इसमें आपको प्योर अल्काइल हैलाइड मिलेगा, SO2 और HCl दोनों गैसेस बन के उड़ जाएंगे और प्योर अल्काइल हैलाइड हमें इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ट्रांजिशन स्टेट में से गुजरेगा जब कोई SN1 रिएक्शन होगा, तो SN1 रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप्स में होता है, तो हर स्टेप की एक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनेगी। पहला स्टेप आयोनाइजेशन, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट्स जो है वो हमें इस प्रोसेस में बनेगी, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी फिर दूसरी ट्रांजिशन स्टेट। ये पहले स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें हमने आयोनाइजेशन करवानी है, रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होगी, और ये दूसरे स्टेप की आयोनाइजेशन स्टेट बनेगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनवाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब E1 रिएक्शन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज का क्या ऑर्डर होगा, तो E1 रिएक्शन में पहले स्टेप में मेरे पास जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है उसकी आयोनाइजेशन होती है, ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। जब ये आयोनाइज होगा तो ये sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसमें
हाइड्रोजन रिमूव होगी, एलिमिनेशन है, तो अल्कीन मिलेगी मुझे प्रोडक्ट में। और अल्कीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। यहाँ पे भी कौन सी आ गई, sp2। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, sp3 sp2 sp2। अगले सवाल पे चलते हैं। द यूज़ ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। SN2 रिएक्शन बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसमें हम लोग ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अगर आप इसमें एक प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर ऐड कर देंगे तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, हमारे न्यूक्लियोफाइल की सॉल्वोलाइसिस कर देगा, इसको इर्द गिर्द से ये क्या कर लेगा, इसके साथ ये अटैच हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे जस्ट हाइड्रोजन चले शो कर देता हूँ, क्योंकि इसने हाइड्रोजन के थ्रू अटैचमेंट शो करनी है, ऐसे कर देता हूँ मैं इसको हाइड्रोजन। तो ये न्यूक्लियोफाइल को बेसिकली क्या करेगा, ये उसकी सॉल्वोलाइसिस कर देगा और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होना है अल्काइल हैलाइड के ऊपर, ये उस अटैक को रेंडर, ये उसके हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा, उसको स्लो कर देगा प्रोसेस को। तो रिएक्शन के रेट में क्या आ जाएगी, कमी, तो डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। SN1 रिएक्शन जिसमें कार्बोकैटाइन बने और वो कार्बोकैटाइन कम स्टेबिलिटी वाला हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास SN1 रिएक्शन है और उसमें हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो इसमें क्या होगा, हमें मिल जाएगा पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन। अब इसके ऊपर क्या होना है, इस कार्बोकैटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है और हमें दो तरह की प्रोडक्ट मिल सकती हैं। पहली प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट में यहाँ पे बना देता हूँ, दूसरी प्रोडक्ट जो है वो रिटेन्ड प्रोडक्ट ज्योमेट्री को करते हुए बन जाएगी। अब ये सीन तब होगा जब हमारा कार्बोकैटाइन स्टेबल कार्बोकैटाइन होगा, लेकिन अगर ये लिटल स्टेबिलिटी वाला है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा फ़ौरन से और तब इक्वल अटैक नहीं हो पाएगा दोनों साइडों से, किसी एक साइड से ज़्यादा अटैक हो जाएगा, दूसरी साइड से कम अटैक होगा। और इस केस में हमें कम्प्लीटली रेसिमाइज्ड मिक्सचर नहीं मिलेगा। रेसिमाइज्ड मिक्सचर कब मिलेगा, जब आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स 50-50 की रेशो से मिलेंगी। तो जब आपका जो कार्बोकैटाइन है ये लीस्ट स्टेबिलिटी का होगा, तो ऐसे केस में आपको पार्शली रेसिमाइज्ड मिक्सचर जो है वो मिलेगा, कम्प्लीटली रेसिमाइज्ड मिक्सचर नहीं मिलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर E2 रिएक्शन इज। अगर E2 रिएक्शन के आप रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। अब बज़ाहिर E2 रिएक्शन तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को इसको ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें एलिमिनेशन होनी है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होना है कहाँ से, बीटा कार्बन से, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट यहाँ पे आता है और इसी वजह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड ही इस रिएक्शन को ज़्यादा आसानी से प्रोसीड करवाते हैं। कुछ ये सिचुएशन, ये हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो क्योंकि इस पे जो हमारी बेस है उसने अटैक करना है किसके ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। बीटा हाइड्रोजन अगर मैं इसको कुछ यूं शो कर दूं इस तरह से, और ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होनी है यहाँ पे, तो इस जगह पे फिर जितने जो है वो हाइड्रोजन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना रिएक्शन ज़्यादा आसानी से प्रोसीड करेगा। तो रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो चाहे E2 हो चाहे E1 हो, दोनों केसेस में E1 और E2 दोनों के लिए रिएक्शन का ऑर्डर सेम यही रहेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो राइट ऑप्शन आ गया अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स पॉसिबल फॉर C5H11Cl इज। तो कितने अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, C5H11 से। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं 2 की पावर n-2। ये ट्रिक है अल्काइल हैलाइड के जो है वो आइसोमर्स निकालने के लिए, 2 की पावर n-2। तो यहाँ पे कार्बन की तादाद n है, तो 2 की पावर 5-2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आइसोमर्स। तो इन केस ऑफ C5H11Cl 8 आइसोमर्स जो है ये पॉसिबल है, तो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड यूजिंग सोडियम आयोडाइड। ये रिएक्शन जो कि अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं,
इसको फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो है वो बोलते हैं, जिसमें हम लोग अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली अल्काइल आयोडाइड जो हैं ये अल्कोहल से डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किए जाते, इनको इनडायरेक्टली RCl को यूज़ करके, अल्काइल क्लोराइड को यूज़ करके या अल्काइल ब्रोमाइड को यूज़ करके प्रिपेयर किया जाता है। तो ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो है ये कहलाएगा। अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, बेस्ट मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये पहले भी आ चुका है, मैं आपको इसका बता चुका हूँ। थायोनाइल क्लोराइड को यूज़ करके ये बेस्ट मेथड होता है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का। और मैंने आपको इसकी रीज़न बता दी कि इसमें 2 बाई प्रोडक्ट्स गैस बन के निकल जाएंगे और प्योर अल्काइल हैलाइड इसमें आपको मिल जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है जी, फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज़ द सेम। किस मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप है वो सेम होगा? तो SN1 में आयोनाइजेशन, E1 में आयोनाइजेशन, इन दोनों का पहला स्टेप सेम होता है, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा, नन ऑफ दीज। तो नाजरीन, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस और इनकी डिस्कशन जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल जो है वो अच्छा लग रहा है, इसकी वीडियोस जो है वो आपके डिमांड के मुताबिक हैं, आपके टेस्ट के मुताबिक हैं, तो इन वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इल्म को फैलाने का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।